नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इज़राइल वर्सेस फ़िलिस्तीन के बारे में। इज़राइल फ़िलिस्तीन 2 शब्द, लेकिन इन दोनों शब्दों के बीच 70 साल का खून, लाखों ज़िंदगियाँ और एक ना ख़त्म होने वाली लड़ाई छुपी हुई है। जब भी टीवी देखते हैं, हेडलाइंस आती हैं, एयर स्ट्राइक इन गाज़ा, रॉकेट फायर्ड एट इज़राइल, ग्लोबल आउटरीच। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये सब शुरू कैसे हुआ और ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। क्या ये सिर्फ रिलीजन का वॉर है? क्या ये जूस वर्सेस मुस्लिम्स हैं? या फिर ये पॉलिटिक्स, पावर, लैंड और फियर का गेम है? सच ये है, इज़राइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट ब्लैक एंड वाइट नहीं है। यहाँ हर साइड अपनी कहानी बताती है और हर कहानी में कुछ सच और कुछ छुपाया हुआ है। 1948 से पहले इज़राइल एग्जिस्ट नहीं करता था। फिर एक दिन मैप बदला, लोग रिफ्यूजी बन गए और मिडल ईस्ट का सबसे डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। अमेरिका क्यों इज़राइल के साथ खड़ा है? ईरान क्यों प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू फाइट करता है? अरब नेशंस जो पहले फ़लस्तीन के साथ थे, आज डील क्यों कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या पीस कभी पॉसिबल है? इस वीडियो में हम रिलीजन से नहीं, इमोशन से नहीं, बल्कि हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स और फैक्ट से थ्रू समझेंगे कि इज़राइल वर्सेस फ़िलिस्तीन। अब मैं आपको बताता हूँ कि इज़राइल से पहले इस ज़मीन के ऊपर कौन रहता था और क्या उसका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसमें आपको सब पता चलेगा, ठीक है। अगर हमें इज़राइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट समझना है तो सबसे पहले एक सिंपल सवाल का जवाब ढूंढना होगा, इज़राइल से पहले ज़मीन पर क्या था। 1948 से पहले इज़राइल नाम की कोई कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इस पूरे रीजन को कहा जाता था फ़लस्तीन। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी बहुत ज़रूरी है। फ़लस्तीन कोई मॉडर्न नेशन स्टेट नहीं था। जैसे आज इंडिया, पाकिस्तान या इज़राइल है, ये एक जियोग्राफिकली रीजन था। ऑटोमैन एम्पायर का दौर आया था 1517 से लेकर 1917 तक। 1517 से लेकर 1917 तक ये जो दौर था, ये लगभग 400 साल चला। इस दौरान मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, क्रिश्चियन वो मिनॉरिटी जो थी उनकी भी वो चल रही थी, जियोस भी थे, यहाँ पे रहते थे स्पेशली। जैसे मतलब उनको हक दिया जाता था। लोग अपनी आइडेंटिटी रिलीजन के ज़्यादा अपने शहर, गांव और कम्युनिटी से जोड़कर देखते थे। यहाँ कोई इज़राइल वर्सेस फ़लस्तीन नहीं था, ना बॉर्डर्स थे, ना पासपोर्ट, ना नेशन आर्मीज थी। यहाँ पे मतलब लोग कैसे रहते थे वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर लोग फार्मर्स थे या ट्रेडर्स थे। ज़मीन पर खेती होती थी, ठीक है, और लोग एक दूसरे के साथ रहते थे। कभी टेंशन होती ही नहीं थी, लेकिन मास वायोलेशन नहीं था। ये कॉन्फ्लिक्ट लोकल नहीं है, बाहर से इंपोर्ट हुआ है। अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं कि वहाँ पे जियोनिज्म का और यूरोप का क्या रोल था। यूरोप का बहुत बड़ा रोल था। पहले ये कि था ना, जो जियोस थे ये पहले यूरोप में रहते थे। इसका जो इज़राइल का ओरिजिन है ये मिडल ईस्ट है और इससे पहले ये यूरोप में था, ठीक है। इसमें क्या था कि इनको यूएस को वहाँ पे प्रोग्राम किया गया था। उनको मतलब यूरोप बढ़ चुका था और यूरोप में हर किसी मतलब रिलीजन को कोई ना कोई कंट्री मिल गई थी, तो यूएस को भी कोई कंट्री चाहिए थी। तो यूएस के पास कोई कंट्री नहीं थी, तो वो वहाँ पे जियोनिज्म पैदा हुआ। अब उनका क्या है, एक ही था कि यूएस एक रिलीजन नहीं है, वो एक नेशन है और हर नेशन को अपना होमलैंड चाहिए होता है। इस आइडिया को पॉपुलर किया ऑस्ट्रियन जर्नलिस्ट थियोडोर हर्जी ने। उनका मानना था यूरोप कभी जियोस को फुली एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे जितना मर्जी इंटीग्रेशन हो। मतलब इसका टर्निंग पॉइंट कहाँ पे है? जियोनिज्म एक थ्योरी थी, लेकिन यहाँ पे इसको नेसेसरी बना दिया गया। वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो नाजी जर्मनी ने 6 मिलियन यूएस को वहाँ पे सिस्टमेटिकली मार दिया। इस जेनोसाइड ने दुनिया को हिला दिया और वहाँ पे सर्वाइवर के पास घर नहीं था, कंट्री नहीं थी, फ्यूचर नहीं था। यहीं से ग्लोबल सिंपैथी जियोनिज्म के साथ चली। अब आगे आपको समझ आएगा कि फ़लस्तीन और यहाँ पे जो जियोस का रोल है ये कहाँ कैसे बढ़ गया, मतलब जियोस कैसे आ गए इजराइल में। तो वर्ल्ड वार 1 के बाद मिडल ईस्ट का मैप पूरी तरह बदल गया था। ऑटोमैन एम्पायर टूट चुका था और फ़लस्तीन पर कंट्रोल आ गया था ब्रिटेन के हाथ। 1917 से 1948 तक का जो पीरियड था, ब्रिटिश मैंडेट को वहाँ पे फ़लस्तीन के नाम से जाना जाता था और यहीं से इज़राइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट ने रियल शेप लेना शुरू किया। यहाँ पे ब्रिटेन की मतलब यूके की सबसे बड़ी गलती ये थी कि ज़मीन पर 3 वहाँ पे प्रॉमिसेस कर दिए उन्होंने। पहला प्रॉमिस कहा कि अरब से वहाँ पे यूके ने अरब लीडर से कहा अगर वो ऑटोमैन के खिलाफ फाइट करें तो उन्हें इंडिपेंडेंस मिलेगी। दूसरा प्रॉमिस था वहाँ पे जियोस से 1917 का वहाँ पे वेलफेयर डिक्लेरेशन जो था, ब्रिटेन ने जियोस जो वहाँ पे कहा कि नेशनल होम का सपोर्ट दिया। तीसरा प्रॉमिस था खुद से ब्रिटेन चाहता था कि मिडल ईस्ट उनको कंट्रोल में रहे। एक ही लैंड 3 ऑनर थे उसके। मतलब ग्राउंड रियलिटी क्या थी, वहाँ पे जो ब्रिटेनियन थे रूल का, वहाँ पे था जो रूल, वो जूश इमिग्रेशन फ़लस्तीन में फास्ट बढ़ रही थी। मतलब यूरोप से यूएस आ रहे थे
और वहाँ पे वो अपना घर ले रहे थे, ठीक है। फिलिस्तीन्स ने देखा कि उनकी ज़मीन खरीदी जा रही है, पॉलिटिकल पावर शिफ्ट हो रही है, फ्यूचर उनके हाथ से निकल जा रहा है। तो वहाँ पे क्या मतलब रेजिडेंस बढ़ गया और कम्युनिटी वायलेंस शुरू हो गया। तो वहाँ पे कंट्रोल फेल हो गया ब्रिटिश का। तो ब्रिटेन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाया, ठीक है। यूएस ब्रिटेन से भी फाइट करने लगे, अरब भी वहाँ पे रिवोल्ट करने लगे। ब्रिटेन दोनों साइड को कंट्रोल नहीं कर सकता था। फाइनली ब्रिटेन ने कहा ये प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब वहाँ पे ब्रिटेन क्या था, 1947 में वो एग्जिट कर गया। मतलब इंडिया में भी 1947 में ही आज़ादी मिली थी, आपको पता है। और यहीं से आया यूएन पार्टीशन प्लान, जो 1939 के बाद वहाँ पे वॉर के बाद नकबा का डायरेक्ट रीज़न बना, ठीक है। वहाँ पे क्या किया, ब्रिटिश मैंडेट ने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं किया, लेकिन उससे एक्सप्लोर ज़रूर कर दिया, ठीक है। इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट का फाउंडेशन यहीं पर रखा गया, ठीक है। इफ़ यू वांट, मतलब वहाँ पे 1947 यूएन पार्टीशन प्लान। अब सब कुछ मैं आगे आपको बताऊंगा कि नकबा क्या है, नकबा कैसे हुआ, उसको सब बताऊंगा। जैसे आगे मैं यूएस पार्टीशन प्लान डिस्कस करते हैं। अभी हम यूएन पार्टीशन प्लान में हम समझते हैं कि 1947 तक क्या था, ब्रिटेन क्लियर ही कह चुका था कि हम वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वहाँ से क्या ब्रिटेन ने इशू किया, यूनाइटेड नेशंस को हैंड ओवर किया, और यहीं से आया एक प्लान जो हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन में एक बन गया, ठीक है। प्लान क्या था, यूएन ने प्रपोज किया कि फ़लस्तीन जो थे वहाँ पे उनको स्टेट में डिवाइड किया जाए, ठीक है, ज्यूइश स्टेट और अरब स्टेट, और जहाँ पे ज्यूरोलिज्म को एक इंटरनेशनल सिटी बनाया जाए, ठीक है, क्योंकि वो मुस्लिम, क्रिश्चियन और ज्यूइश सबके लिए हॉली था, ठीक है। लैंड डिवीज़न क्यों कंट्रोवर्शियल था, यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। 1947 में ज्यूइश पॉपुलेशन का लगभग 33% थे, ठीक है, लेकिन उन्हें 55% लैंड मिल रहा था। फिलिस्तीन्स जो थे वहाँ पे मेजोरिटी में थे, तो वहाँ पे क्या उनको लैंड ज़्यादा दिया जा रहा था। इसके अलावा जियो स्टेट का लैंड जो है वो नॉन कंट्रोवर्शियल था, और अरब स्टेट भी टुकड़ों में बट चुका था, ठीक है। मतलब जियोग्राफी भी प्रैक्टिकल नहीं थी वहाँ पे। तो 29 नवंबर 1947 को यूएन जनरल असेंबली में वहाँ पे वोटिंग हुई थी। अब आगे हम समझते हैं कि वहाँ पे 1948 में वॉर एंड नकबा जो था वो कैसे हुआ। 1947 का यूएन पार्टीशन प्लान पेपर पर बना लिया, ठीक है, लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। वहाँ पे ब्रिटेन ऑलमोस्ट विड्रॉ कर चुका था, लॉ एंड ऑर्डर जो था वो प्रैक्टिकली कोलैप्स हो गया था, और फ़लस्तीन के शहरों और गाँव में वायलेंस रोज बढ़ चुका था। वहाँ पे सिविल वॉर फेज 1947-48 यूएन के प्लान के बाद फ़लस्तीन एक सिविल वॉर में एंटर कर गया था, ठीक है। ज्यूइश मिलिटेंट्स जो थे वो अरब आर्म्ड ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ फाइट करने लगे थे, रोड्स अनसेफ हो गए थे, विलेजेस टारगेट हो रहे थे, और सिविलियन सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, ठीक है। लोग अपने घर टेम्परेरली छोड़ चुके थे, और ये सोचकर कि जब सिचुएशन शांत होगी हम वापस आ जाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि ये टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट परमानेंट बन चुका है, ठीक है। वहाँ पे एग्जिट मारा, जब उन्होंने मतलब यूके ने एग्जिट मारा मई 1939 में, तो वहाँ पे फ़लस्तीन से निकल गए, ठीक है। ब्रिटेन ने कोई स्मूथ ट्रांजिशन इंश्योर नहीं किया, ठीक है। पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया। इसी मोमेंट पर ज्यूइश लीडर्स ने इजराइल की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। तो तब बना यहाँ पे इजराइल, जो इजराइल कंट्री फॉर्म हुई तब बनी थी। वहाँ पे आगे समझते हैं कि क्या हुआ। मतलब वहाँ पे इजराइल तो बना दिया गया यूएन के मतलब द्वारा, तो यूके एग्जिट कर गया, लेकिन वहाँ पे फ़लस्तीन के लोग अभी भी थे, मतलब अरब नेशन और यूएस नेशन अभी भी दोनों थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि 6 डे वॉर हुई 1967 में। तो वहाँ पे मतलब उसमें वॉर में क्या था, ये 6 दिनों की वॉर थी। कॉन्फ्लिक्ट एक नया और ज़्यादा डेंजरस डायरेक्शन दे दिया गया। अगर 1948 ने इसराइल को जन्म दिया था, तो 1967 ने ऑक्यूपेशन को जन्म दिया था। और वॉर से पहले का माहौल क्या था, 1960 में मिड तक मिडल ईस्ट ऑलरेडी टेंस था। इसराइल और अरब नेबर्स को बीच बॉर्डर क्लैशेस हो रही थी, थ्रेट्स मिल रहे थे। इजिप्ट ने यूएन पैकेजर्स से हाथ हटा दिया गया था, और इसराइल के लिए रेड सी का एक्सेस ब्लॉक कर दिया गया। इसराइल को लगा हम सराउंड हो चुके हैं, अगर पहले स्ट्राइक नहीं की तो एग्जिट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब जो 6 डे वॉर चली थी उसके बारे में बताता हूँ। ये जून 1967 में, मतलब 1967 में इसराइल ने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक की। सिर्फ 6 दिन के अंदर इसराइल और इजिप्ट से गाज़ा स्ट्रिप और साइनल, ये सब जॉर्डन और सीरिया, ये सब भी कैप्चर कर लिया गया। ये एक शॉकिंग मिलिट्री विक्ट्री थी। दुनिया एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी फास्ट और मतलब डिसीजिव जीत होगी, ठीक है। सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ 1967 के बाद, इसराइल सिर्फ एक स्टेट नहीं, वो एक ऑक्यूपाइंग पावर बन गया था।
अब पहली बार मिलियंस ऑफ फिलिस्तीन इजराइल मिलिट्री रूल के अंदर था, ठीक है। वेस्ट बैंक और गाज़ा में वहाँ पे चेक पॉइंट, मिलिट्री परमिट्स और अरेस्ट, लैंड कंट्रोल सब हो रहा था, ठीक है। फिलिस्तीन के लिए डेली लाइफ परमानेंटली चेंज हो चुकी थी वहाँ पे, मतलब इजराइल वहाँ पे ज्यूज का बहुत बड़ा ही, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया था इसके बाद, तो वहाँ से उनको एग्जिट मारना पड़ा फिलिस्तीन को। अब आगे समझते हैं कि इजरायली सेटलमेंट क्यों जरूरी हो जाता है इसके ऊपर। तो सेटलमेंट के बारे में आपको मैं समझाता हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। 1967 के बाद इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट का सबसे कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल इशू बना इजरायली सेटलमेंट। ये रॉकेट्स जैसे लाउड नहीं होते, ये एयर स्ट्राइक्स जैसे ड्रामेटिक नहीं होते, लेकिन पीस के लिए ये सबसे डेंजरस फैक्टर है। सेटलमेंट्स होते क्या हैं? सेटलमेंट्स का मतलब है इजरायली सिविलियंस का वहाँ पे ऑक्यूपाइड फलस्तीन लैंड पर रहना, ठीक है। 1967 के बाद इसराइल ने वेस्ट बैंक, ईस्ट ज्यूरनिज्म और वहाँ पे ज्यूस को सेटलमेंट बनाना शुरू की, ठीक है। आज वेस्ट बैंक में हंड्रेड्स ऑफ सेटलमेंट्स हैं, यहाँ 6 लाख से ज़्यादा इसराइली रहते हैं। ये सिर्फ घर नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ग्राउंड रियलिटी क्या थी वहाँ पे वो बता देता हूँ। मैप्स देखें तो एक शॉकिंग पिक्चर सामने आती है। फिलिस्तीन एरियाज छोटे छोटे, मतलब डिस्कनेक्टिंग पॉकेट्स में टूट गए। सेटलमेंट्स हाई ग्राउंड पर होते हैं, रोड्स, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का प्रायोरिटी एक्सेस मिलता है। इसराइल मिलिट्री प्रोटेक्शन के अंदर होते हैं, ठीक है। फिलिस्तीन्स को वहाँ पे चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है, वहाँ पे बिल्डिंग्स परमिट मुश्किल से मिलते हैं, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई, मतलब सेम लैंड लेकिन 2 अलग अलग रूल्स हो गए। इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है इसमें मैं बता देता हूँ आपको कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ऑक्यूपाइड टेरिटरी में पॉपुलेशन ट्रांसफ़र इलीगल माना जाता है, इसलिए यूएन और इंटरनेशनल कम्युनिटी सेटलमेंट को इलीगल कहते हैं। इसराइल का वहाँ पे आर्गूमेंट है ये लैंड डिस्प्यूटेड है, ऑक्यूपाइड नहीं, जियोस का हिस्टोरिकल राइट है, ठीक है। यही लीगल मतलब डिसएग्रीमेंट पीस टॉक्स को ब्लॉक करता है। आगे हम बात करते हैं कि पीस टॉक्स क्यों फेल हुई, मतलब पहले काफ़ी पीस टॉक्स करी गई। इसराइल फिलिस्तीन जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें चीज़ बार बार रिपीट होती है, तो समिट्स होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। सवाल ये है कि पीस टॉक्स होती क्यों है, सवाल ये है कि सक्सीड क्यों नहीं हो पाती हैं। इसमें पहले नंबर पे आया था पावर इम्बैलेंस, ठीक है। पीस टॉक्स तब काम करती हैं जब दोनों साइड से इक्वल पोजीशन पे हों। अब इसमें क्या है कि इसराइल के पास आर्मी है, इकोनॉमी है, बॉर्डर्स हैं। फिलिस्तीन के पास क्या है? कुछ नहीं, ना स्टेट है, ना आर्मी है, ना बॉर्डर्स हैं। इसलिए टॉक्स का नेगोशिएशन होना ये मतलब हो ही नहीं पाता। दूसरे नंबर पे आते हैं कोर इश्यूज, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जेरूसलेम, ठीक है, रिफ्यूजीज, बॉर्डर्स, ठीक, सिक्योरिटी, ट्रस्ट, ये सब कुछ मतलब है ही नहीं, मतलब ये दिखावा दिखाया जाता है फिलिस्तीन्स को, लेकिन ये दिया ही नहीं जाता। तीसरे नंबर पे आता है सेटलमेंट ड्यूरिंग टॉक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फिलिस्तीन्स को लगता है कि एक टॉक्स एक डायरेक्शंस है, ठीक है, ग्राउंड रियलिटी मतलब बदली जा सकती है, ठीक है, मतलब बदल रही है, आप समझ सकते हो फिलिस्तीन्स के लिए। तो चौथे नंबर पे आता है लैक ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रॉमा। इस कॉन्फ्लिक्ट में दोनों साइड्स ट्रॉमा के साथ मतलब बैठती हैं, ठीक है। इसराइल के लिए है होलोकॉस्ट मेमोरी, जैसे सिक्योरिटी एंजाइटी, फियर ऑफ एलिमिनेशन है, ठीक है। फिलिस्तीन्स के लिए है कि नकबा, ऑक्यूपेशन जो है, डिस्प्लेसमेंट है। जब हिस्ट्री जख्म हो तो ट्रस्ट बिल्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। 5वें नंबर पे आएगा इंटरनल डिविजन्स आ जाती हैं, जैसे समझो कि पीस टॉक्स में फिलिस्तीन साइड एक नहीं होती, वेस्ट बैंक में एक लीडरशिप चाहिए, गाज़ा में दूसरी, ठीक है। इसराइल के अंदर भी राइट विंग और लेफ्ट विंग है। कंडीशनल मतलब कंडीशनल इनोवेटी कहा जाता है इसको, कि जब नेगोशिएटर स्टेट नहीं होते तो डिसीजन भी स्टेबल नहीं रहते हैं। अब आगे बात करते हैं कि जब भी आपने ये कॉन्फ्लिक्ट सुना होगा तो आपने सुना होगा इसराइल वर्सेस गाजा, ये ज़्यादा सुनने को मिलता है, ठीक है। अब आज मैं आपको बताता हूँ गाज़ा क्या है। गाज़ा एक चौथा सा मतलब कोस्टल स्ट्रिप है, सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन यहाँ 20+ लाख लोग रहते हैं, ठीक है। ये दुनिया के मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में से एक है। 1948 के बाद गाज़ा में थाउजेंड्स ऑफ फिलिस्तीन रिफ्यूजीज आ गए थे जो अपने घर कभी वापस नहीं जा पाए। यहीं से गाज़ा एक परमानेंट रिफ्यूजी बन गया, ठीक है। 1967 के बाद 1967 के बाद गाज़ा में क्या हुआ कि वहाँ पे ऑक्यूपेशन में आ गए, ठीक है। जो ऑक्यूपेशन मैंने शुरू में आपको समझाया था,
इसराइल ने मतलब क्या किया, बॉर्डर्स की कंट्रोल ले ली, इकोनॉमी रेगुलेट करनी शुरू कर दी और मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी। ठीक है, 2005 में इसराइल ने क्या किया कि गाजा से अपनी सेटलमेंट्स और सोल्जर्स हटा दिए, लेकिन बॉर्डर्स, एयर स्पेस, सी एक्सेस, ये सब कुछ अभी भी मतलब इसराइल के पास ही है। इसलिए गाजा टेक्निकली विड्रॉन था लेकिन प्रैक्टिकली आइसोलेटेड था। ठीक है, हमास, इसमें एक आपने नाम सुना होगा, हमास। ठीक है, हमास क्या मतलब राइज कब हुआ, वो 2006 में गाजा में इलेक्शंस हुए। मतलब इस इलेक्शन में क्या हुआ कि हमास जीत गया। इंपॉर्टेंट बात, हमास सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप नहीं है, वो एक पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी है। हमास का जो ओरिजिन है वो इजराइल ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट रेजिडेंस है, और फिलिस्तीन अथॉरिटी के मतलब करप्शन के अगेंस्ट मतलब एंगर भी है इनको। इसराइल और वेस्ट के ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था। इसके बाद गाजा का मतलब फेट बदल गया। मतलब गाजा और हमास का जो वर्णन था ये मैंने आपको अभी इस वीडियो में, इस चैप्टर में कर दिया है। ठीक है, अब आपको समझ आने लगेगा कि इसराइल वर्सेस गाजा क्यों कहा जाता है और हमास का क्या रोल आ जाता है इसके ऊपर। अब आगे समझते हैं कि यूएसए का क्या रोल आ जाता है इसमें। यूएसए भी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रोल है इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में। अगर कोई कंट्री सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सिर्फ मीडिएटर नहीं रहा, वो पावर प्लेयर भी रहा है इसमें। यूएसए इसराइल के साथ क्यों है, मतलब अमेरिका और इसराइल का रिलेशन इतना स्ट्रांग क्यों है? इसका रिजल्ट सिंपल है कि इसराइल मिडल ईस्ट में अमेरिका का स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री अलाई है। मतलब एडवांस्ड इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है इसमें, रीजन में यूएस इंटरेस्टेड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए यूएस हर साल इसराइल को वहाँ पे मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर मिलिट्री एड देता है, एडवांस वेपन देता है। और आपने देखा होगा अगर कोई यूएस इन्वेस्ट कर रहा है कि अगर कभी कोई मिडल ईस्ट में हमें किसी से खतरा हो तो इसराइल हमारे साथ हो। क्योंकि अब मैंने एक चैप्टर में, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे ईरान में मतलब एंटी यूएस नारे लगते हैं कि वो यूएस के खिलाफ मतलब ईरान में भड़काया जाता है यूएस के लिए। तो यूएस के लिए ज़रूरी हो जाता है कि मतलब वहाँ पे इसराइल की जो वहाँ की मिलिट्री है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि कभी भी अगर मतलब यूएसए के खिलाफ कोई भी, जहाँ यूएसए ने कुछ एक्शन लेना हो तो थ्रू इसराइल वो ले सकता है, क्योंकि इसराइल और ईरान की मतलब बॉर्डर्स टच करते हैं। ठीक है, अभी आगे समझते हैं कि अमेरिका के लिए इजराइल एक फॉरवर्ड बेस जैसा है, अनस्टेबल मिडल ईस्ट के बीच एक रिलायबल पार्टनर है, मतलब पीस मेकर या पावर ब्रोकर है यूएस, ये भी समझ लेते हैं। अगर ऑफिशियली यूएस से खुद को पीस मेकर बोलता है तो कैंप मतलब डिवाइड होते हैं, तो अमेरिका हर मेजर पीस टॉक का हिस्सा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यूएस से इसराइल का क्लोज अलाई भी है और मीडिएटर भी है। इस डबल रोल की वजह से मतलब पैलेस्टाइंस को लगता है कि यूएस न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, इसराइल पर रियल प्रेशर मतलब होता है तो पीस टॉक्स होती हैं, लेकिन पावर बैलेंस कभी इक्वल हो ही नहीं पाया। तो इक्वल क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यूएस को खतरा है। अभी जैसे मैंने आपको सारा समझाया है कि कैसे मतलब ईरान भी इन्वॉल्व है इसमें, और यूएसए उसको सपोर्ट कर रहा है इसराइल को ईरान के खतरे से। अभी ईरान का रोल समझ लेते हैं इसमें कि ईरान का क्या रोल आ जाता है। इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे एक बड़ी रीजनल पावर भी काम करती है, जो जिसको ईरान है। ईरान डायरेक्टली इसराइल से वॉर नहीं करता, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को जिंदा रखने के लिए ईरान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हो गया कि मतलब सबसे पहले एक बेसिक सवाल, ईरान को इसराइल पैलेस्टाइन से मतलब ही क्या है, मतलब वो समझा देता हूँ आपको। ईरान का इसराइल से डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, फिर भी ईरान इसराइल को अपना बिगेस्ट एनिमी मानता है। उसका रीज़न है कि इसराइल अमेरिका का क्लोजेस्ट है। ठीक है, ईरान मिडल ईस्ट में यूएस इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करना चाहता है। ठीक है, पैलेस्टाइन मतलब इस इशू ईरान को मोरल मतलब सपोर्ट दे रहा है। ईरान खुद को प्रोटेक्ट करता है, मतलब प्रोटेक्टर्स ऑफ पैलेस्टाइन्स आइडियोलॉजी और प्लस स्ट्रेटजी के समझे तो ईरान का ऑपोजिशन सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, आइडियोलॉजी के साथ भी है। जैसे 1979 में 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने इसराइल को रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया, इसराइल को मतलब इलीजिमेट स्टेट बना दिया उसको। लेकिन आइडियोलॉजी के साथ स्ट्रेटजी भी जुड़ी हुई है। ईरान चाहता है इसराइल हमेशा सिक्योरिटी प्रेशर में रहे ताकि वो रीजनल डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर सकता है। ये मतलब ईरान का रोल है कि ईरान नहीं चाहता कि यूएस का इन्फ्लुएंस हो मतलब मिडल ईस्ट में। क्योंकि ईरान में क्या है कि जब रेवोल्यूशन हुआ था, ये भी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या रोल रहा था यूएसए का। क्योंकि यूएसए क्या करता था उससे पहले कि यूएसए ईरान को चलाता था, मतलब वहाँ पे रेवोल्यूशन से पहले।
अब आगे देखते हैं कि बाकी की अरब कंट्रीज इसको कैसे समझती हैं, मतलब अरब नेशंस इसको कैसे लेते हैं, इजराइल और फिलिस्तीन जो मुद्दा है इसको। तो वहाँ पे वॉर्स हुए, आर्मीज उतरी, स्लोगन्स गाए, लेकिन टाइम के साथ अरब नेशंस का अप्रोच बदल गया। आज का अरब वर्ल्ड आइडियोलॉजी से ज़्यादा प्राग्मेटिज्म पर ऑपरेट करता है। पहले डायरेक्ट वॉर मतलब 1948, 1967, 1973 ये साल अरब इजराइल वॉर्स का सिंबल हैं। ठीक है, अरब कंट्रीज का मानना था इजराइल एक इम्पोज स्टेट है, फिलिस्तीन को फोर्स से लिबरेट किया जा सकता है। लेकिन हर वॉर के बाद इजराइल और स्ट्रांग होता जा रहा है, अरब मिलिट्रीज डिफीट फेस करती रही हैं। ठीक है, इसमें रिजल्ट क्या निकलता है कि मिलिट्री सोल्यूशन फेल हो गया। मतलब इजराइल की मिलिट्री के बारे में दुनिया जानती है कि इजराइल की मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है। ऊपर से क्या है कि यूएस का उनको साथ मिल जाता है, कि यूएस से वेपन्स मिल जाते हैं और यूएस की मतलब उनको सपोर्ट हो जाती है। तो उससे क्या है कि इजराइल और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है। जैसे मैंने पहले बताया था कि जियोस को प्लांट किया गया था इजराइल में, ताकि वो अरब कंट्री मिडल ईस्ट के में बैठ के, यूएस हो या यूरोप हो, वो बैठ के अपना ऑपरेट कर पाए मिडल ईस्ट को। तो 1973 के योम कीपर वार के बाद एक रियलाइजेशन हुई। ठीक है, अरब लीडर्स ने समझा इजराइल को एलिमिनेट करना रियलिस्टिक नहीं है और एंडलेस वॉर उनके अपनी कंट्रीज को डैमेज कर रहे हैं, इकोनॉमी वीक हो रही है, डेवलपमेंट रुक रही है। यहीं से स्ट्रेटजी शिफ्ट होती है। तो पीस टॉक्स हुई, उसके बाद सबसे पहले बिग शिफ्ट आया इजिप्ट से। इजिप्ट ने इसराइल के साथ पीस ट्रेटरी साइन की इन एक्सचेंज ऑफ मतलब सिनाई और पेनिनसुला। ये मैं आगे वीडियो में समझाऊंगा आपको। इसके बाद क्या होगा, जॉर्डन ने भी पीस ट्रीटी साइन की। और रिसेंट ईयर्स में यूएई मतलब बहरीन और जैसे कंट्रीज ने नॉर्मलाइजेशन की है। मतलब मैसेज क्लियर है कि नेशन इंटरेस्ट फर्स्ट। क्यों बदलाव अप्रोच? क्योंकि अरब नेशंस के लिए फ़लस्तीन इमोशन इशू है, लेकिन गवर्नेंस से मतलब इमोशनल नहीं होता। तो इसके की रीजंस आ जाते हैं, समझो आपके मतलब एग्जाम में भी आ सकता है कि इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी प्रायोरिटी बन गई थी। मतलब ईरान एक कॉमन थ्रेट बनकर उभरा, इजराइल मिलिट्री और टेक पार्टनर बन सकता था, यूएस प्रेशर और इंसेंटिव्स भी काम आए। तो फ़लस्तीन सपोर्ट मतलब उनको रहा ही नहीं, थॉटिकली नहीं रहा, लेकिन एक्शन में काम होता गया। ठीक है, फिलिस्तीन्स के लिए इम्पैक्ट क्या है इसमें? इस शिफ्ट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट फिलिस्तीन्स को पड़ा। उन्हें लगा अरब वर्ल्ड ने उन्हें मतलब एडमंडन कर दिया, प्रेशर इसराइल पर कम हो गया। ठीक है, पीस टॉक्स में फिलिस्तीन ने बार्गेनिंग पावर और वीक हो गई है। फिलिस्तीन अब क्या है? आज फिलिस्तीन अरब वर्ल्ड के लिए एक प्रायोरिटी नहीं, एक सिंबॉलिक इशू है। ठीक है, स्टेटमेंट आती हैं, एड मिलती है, लेकिन डायरेक्ट कॉन्फ्रेंशन नहीं होता कभी भी। अरब नेशंस अब वॉर नहीं चाहते, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है, अभी मैं ये भी बता देता हूँ आपको इसका। तो अरब नेशन ने फिलिस्तीन से दोस्ती नहीं छोड़ी, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। अब मतलब वॉर से डिप्लोमेसी में आ गए, आइडियोलॉजी से प्रैग्मेटिज्म में आ गए, ठीक है, इमोशन से वो नेशनल इंटरेस्ट में आ गए। इसराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट का ग्लोबल बैलेंस इसी शिफ्ट से बदला है। अब क्या है कि मतलब काफ़ी कंट्रीज़ ने चाहा था कि मतलब इज़राइल को मतलब 2 स्टेट्स बना दिए जाएँ, जैसे कि एक में जूस रहेंगे और एक में फ़लस्तीन्स रहेंगे। जो मतलब ये जो देश था ये फ़लस्तीन्स का ही था, लेकिन उनको हक ही नहीं मिल पाया अभी तक, तो इसीलिए पूरी वॉर चल रही है। तो इसमें समझते हैं कि सालों तक सबसे पॉपुलर सोल्यूशन रहा है कि 2 स्टेट रेवोल्यूशन, लेकिन एक इज़राइल और एक फ़लस्तीन 1967 के बाद 1967 बॉर्डर्स के आसपास। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बदल चुकी है, सेटलमेंट्स ने फ़लस्तीन लैंड तोड़ दिया है, बॉर्डर्स क्लियरली ड्रॉ करना मुश्किल हो गया है। मतलब वहाँ पे मतलब 2 स्टेट सोल्यूशन थ्योरी जिंदा है, रियलिटी में नहीं है। लेकिन 1 स्टेट सोल्यूशन फियरफुल ऑप्शन है। दूसरा आइडिया है 1 स्टेट सोल्यूशन, एक सिंगल स्टेट जहां इसराइल्स और फ़लस्तीन इक्वल राइट करें। मतलब प्रॉब्लम यह है कि इसराइल अपनी जूइश आइडेंटिटी लूज होने से डरता है, फ़लस्तीन को इक्वल सिटीजनशिप मिलने की ट्रस्ट इशू है। मतलब इसलिए 1 स्टेट सोल्यूशन आइडिया लगता है, लेकिन पॉलिटिकली अनएक्सेप्टेबल है। तो स्टेट मतलब यहाँ पे समझते हैं कि रियल फ्यूचर क्या आ जाता है इसका। मतलब तीसरा ऑप्शन क्या है, ना फुल वॉर हो ना फुल पीस हो। मतलब इसका क्या कर सकते हैं, मतलब पीरियोडिक वायलेंस हो, ठीक है, अभी क्या है कि ओकेजनल टैक्स हो और स्लोली चेंजिंग ग्राउंड रियलिटीज हो। ठीक है, सच ये है कि इसमें स्टेटस मतलब क्यों बदल जाता है कि पावरफुल प्लेयर्स को सूट करता है। इंटरनेशनल रोल क्या आता है कि फ्यूचर पीस डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल प्रेशर अब यूएस से जेन्युइनली नेचुरल हो। ठीक है, अरब नेशंस कलेक्टिव प्रेशर बनाएं, ईरान प्रॉक्सी वार कम करे और फ़लस्तीन यूनाइटेड हो जाएं, तभी पीस का चांस बन सकता है। अदरवाइज पीस का कोई चांस बचा ही नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट में। अभी दोनों ही मतलब एक दूसरे को
नीचा दिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा लैंड है इज़राइल में, क्या कि यूएस कहते हैं कि हमने इसको बनाया, हम इस पे राज करेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब दोनों को कहीं न कहीं पे डर है कि अगर ज्यूज़ को आगे कर दिया तो ये पूरा फ़िलिस्तीन, मतलब जो फ़िलिस्तीन स्टेट थी उसको ना खा जाएँ। इज़राइल, मतलब इज़राइल क्या चाहता है, यूएस चाहते हैं कि इज़राइल ख़त्म ही ना हो जाए, कहीं ऐसा हो कि हमने इनको अगर मौका दे दिया तो इज़राइल ही ख़त्म हो जाएगा, तो हमें, मतलब हम कहाँ जाएँगे, हमें तो एक स्टेट चाहिए है। तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसको अभी तक कोई भी सॉल्व ही नहीं कर पाया। तो इसके आगे समझते हैं कि मतलब यहाँ पे ट्रुथ क्या है कि इन ये हेडलाइंस के ऊपर मतलब क्या कॉन्फ्लिक्ट है और क्या पीस डील हो सकती है या नहीं हो सकती, इस पे आगे हम लास्ट में वीडियो के समझते हैं। अभी तक आपने समझ चुके हो कि ये वॉर नहीं है, मतलब ये एक चैप्टर है जो अभी तक फिनिश ही नहीं हो पाया है। जब तक, मतलब जब से ये शुरू हुआ है अब तक किसी को क्लियरिटी ही नहीं है कि होना क्या है, कि इस कॉन्फ्लिक्ट में कोई भी साइड मतलब कंप्लीटली राइट नहीं है और कोई भी रॉन्ग नहीं है। यहाँ पर फियर भी है, मतलब रियल भी है, और इनजस्टिस भी है। कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो रही है, मतलब इसराइल के लिए ये सर्वाइवल की कहानी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि फिलिस्तीन्स के लिए ये लूज की कहानी है। यहाँ पे ज़मीन का लॉस, यहाँ पे घर का लॉस और आइडेंटिटी का लॉस हो चुका है। सेम लैंड सेम हिस्ट्री, लेकिन दो बिल्कुल अलग मेमोरीज बन चुकी हैं। 1948 ने इसराइल को स्टेट दिया और फिलिस्तीन्स को रिफ्यूजी बना दिया उनकी अपनी कंट्री में। 1967 ने बॉर्डर्स को नहीं, मतलब ऑक्यूपेशन को परमानेंट कर दिया। मतलब सेटलमेंट्स ने पीस को धीरे धीरे मार दिया। गाजा ने ह्यूमन ट्रेजेडी को नॉर्मलाइजेशन कर दिया और ग्लोबल पावर्स ने इस कॉन्फ्लिक्ट को अपने अपने इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया है। सच ये है कि पीस टॉक्स फेल इसलिए नहीं होती क्योंकि सोल्यूशन एग्जिट नहीं करते। पीस टॉक्स फेल होती हैं क्योंकि डिसीजंस लेने का कॉरेज नहीं है। अब कॉरेज क्या होता है कि पावर शेयर करना है वो करने नहीं है, ऑक्यूपेशन एंड करनी है वो करने नहीं है इसराइल ने, फियर से ऊपर उठकर जस्टिस चूज करनी है वो कोई भी नहीं करना चाहता। और जब तक जस्टिस और सिक्योरिटी साथ साथ नहीं चलती, पीस सिर्फ एक वर्ड रहेगी, रियलिटी नहीं। अब इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक ही चीज़ सिखाता है हमें, हिस्ट्री को इग्नोर करके फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकते। और जब तक ह्यूमन लिव्स को, मतलब आइडियोलॉजी से ऊपर नहीं रखा जाता, ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होगा, सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होता रहेगा। सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि और कितनी जिंदगियां कॉन्फ्लिक्ट की ये कीमत चुकाएंगी। ये था इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन का ट्रुथ। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में अपने अपने व्यूज़ बता सकते हो। मैं आगे भी ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा।